नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों को सीजी सेट और आपका ये यूजीसी नेट होता है, उसका पेपर वन का यहाँ पर कंप्लीट फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं दोस्तों। पेपर वन जो आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, उसकी यहाँ पर आप लोगों को निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, हमारा ये आज का जो सेशन है दोस्तों, ये क्लास नंबर 12 है। इससे पहले आप लोगों को 11 क्लासेस मैंने और प्रोवाइड किया है जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है पेपर वन के। ठीक है, क्लास नंबर 1 जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड था वो कंप्लीट हो चुका है क्लास नंबर 1। और क्लास नंबर 2 का जो भी थ्योरी है दोस्तों, है ना, क्लास सॉरी, आपको यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 जो है आपका ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। क्लास नंबर 1 पे हमने थ्योरी पढ़ा था, उसका एमसीक्यू किया था। उसी प्रकार यूनिट 2 जो है वो भी आपका समाप्त हो चुका है, थ्योरी वाला पार्ट। और इसका जो एमसीक्यूज है यूनिट 2 का, उसको हम लोग आज देखेंगे दोस्तों। ठीक है, एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो आएगा यूनिट 2 के एमसीक्यू के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को सामान्य से जटिल की ओर लेके चल रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है आप लोगों को, आज का जो सेशन है ये हो सकता है कि कुछ लोगों को सरल लगे आपके यूनिट 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन आने वाला जो और वीडियो है उसमें आपका कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल प्रश्न देखेंगे, कुछ असर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, कथन कारण वाले, जो कि व्यापन का भी वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है वो आपको यूजीसी नेट और सीजी सेट और यूजीसी नेट का जो पेपर वन है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप क्लास नंबर 1 से अब यहाँ पर स्टडी करेंगे दोस्तों। क्लास नंबर 1 प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, सीजी सेट 2026 के नाम से आप लोग जा करके वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। सीजी सेट 2026 एंड यूजीसी नेट 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा करके आप लोग सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे पेपर वन की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, पेपर वन के अलावा और यहाँ पे अभी कुछ तैयारी नहीं करवाया जा रहा है, इसीलिए पेपर वन को हम लोगों ने टारगेट किया है कि 90 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर बन जाए। इस हिसाब से हम तैयारी कराते चल रहे हैं। मतलब कि आपका 45 क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए, 45 नंबर आपका आ जाए आउट ऑफ 100। आप सभी को पता है पेपर वन जो है सीजी सेट का ये 100 नंबर पर आधारित है, और परीक्षा जो है सीजी सेट का ये भी आप सभी को पता होगा, जो तैयारी कर रहे हैं 4 अक्टूबर 2026 को है। ठीक है, मात्र आपके पास 2 महीने से भी अब कम दिन बचे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम आप लोगों को 10 से 15 सितंबर तक आप लोगों को यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, जिन्होंने भी आपका कोर्स लिया हुआ है, या फिर आपको मैं कहूँ जिन्होंने भी आपका पीडीएफ नोट्स लिया हुआ है, ठीक है, पीडीएफ नोट्स वाले, तो उन लोग निश्चिंत होकर के पढ़ते रहेंगे, डेली रिवीजन करते चलेंगे पुरानी चीज़ों को लेकर के, है ना। पीडीएफ नोट्स जो बाय किए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस आपकी डेली यहाँ पे मिलेंगी आप लोगों को, और क्लासेस के हिसाब से पढ़ते चलिए, यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। मान के चलिए 3 दिन में आपका, मतलब आज, कल और परसों, 3 दिन में आपका यूनिट 2 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी नोट्स बाय किए हुए हैं, जो भी नोट्स खरीदे हैं, उन लोगों को मैं बोला था कि 1 लाइनर भी दूंगा दोस्तों। तो चैप्टर 1 अर्थात यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का 1 लाइनर भी तैयार हो गया है, जो कि आप लोगों को आज रात तक भेज दिया जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो लोग भी परचेस नहीं किए हैं या फिर जो परचेस किए हुए हैं नोट्स को, कि वो 1 लाइनर किस प्रकार से रहेगा। देखिए, जो 1 लाइनर फैक्ट है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, है ना। पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, यूनिट वाइज में बनाते चल रहा हूँ ताकि आपसे ना कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हम लोग इतने डीप में पढ़ते चल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा करके, निकाल करके कंटेंट दे रहा हूँ। जैसे शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी में व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, ये 1 लाइनर फैक्ट है। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी का संचय नहीं, बल्कि उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग और समझ विकसित करना है। शिक्षण के 3 प्रमुख स्तर होते हैं, स्मृति, अवबोध और चिंतन स्तर होते हैं। मेमोरी लेवल आपका हर्बर्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन हो गया, रिफ्लेक्टिव आपका हंट हो गया। ठीक है, रोड लर्निंग और तथ्यों को याद रखने पर सबसे अधिक बल स्मृति स्तर पर दिया गया है। तो सभी चीज़ों को मैं निचोड़ करके यहाँ पे आपको बताया हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ट्राइपोलर प्रोसेस में है शिक्षक, छात्र और आपका पाठ्यक्रम जॉन डीवी के अनुसार। हम लोग इन्हें पढ़ा है ये सभी चीज़ों को, और ये आपके रिवीजन में काफ़ी सहायक होगी दोस्तों। ठीक है, शिक्षक, प्रभावक तत्व, ये सभी चीज़ों को मैंने आपको पढ़ाया भी है, और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को निकाल के दिखा दिया हूँ। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, है ना। ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रतिपादक कौन है, आर्मस्ट्रांग है। तो ये आपको रिवीजन के समय ना बहुत
रामबाण जैसे कार्य करेगा, देखना है ना। परीक्षा में तो आपका ये हेल्पफुल रहेगा, देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बनेंगे, ठीक है। तो ये लगभग लगभग आपके 100 मैंने वन लाइनर निकाला है यूनिट 1 से, ठीक है। 100 ऐसे तथ्य है, इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि आपकी परीक्षा में काम आएंगे यूनिट 1 से। इसी प्रकार हर यूनिट का मेरा प्रयास है बना करके आप लोगों को दूँ, ताकि जो भी मेरे से नोट्स लिए हैं उनकी तैयारी एकदम बहुत तगड़ी रहे, है ना। उनसे आपका 90+ बने दोस्तों, हम यही चाहते हैं, ठीक है। तो जिनको भी मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर नोट्स लेना हो वो हमें व्हाट्सअप करके PDF नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 8962530503। इसमें आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को पूरी डिटेल्स दे दी जाएगी, और आप लोगों को जो भी परचेस करेंगे उनको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ सभी चीज़ें प्रदान की जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो स्मार्ट वर्क करते चलिए, आप लोग रिवीजन करते चलिए, और डेली हम जो नए कंटेंट आपको देते जा रहे हैं उसको पढ़ते चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो क्लास नंबर 12 है दोस्तों, इसको शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है MCQ बेस्ड है, यूनिट 2 पे आधारित, है ना। और ध्यान रखेंगे, ये लगभग लगभग मैं आप लोगों को यहाँ पे 30 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये CG सेट और UGC नेट के जो पेपर बने उसके लिए काम आएगा। टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। अब देख सकते हैं ये क्लास नंबर 2 भी हमने यहाँ पे आपका तैयार कर लिया है, और क्लास नंबर आपका जो 13 है मैंने उसे भी तैयार कर लिया है दोस्तों। कंटिन्यूसली आपके यहाँ पे लगातार क्लासेस आएंगी, ठीक है। क्लास नंबर 13 भी यहाँ पे हमने तैयार कर दिया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न A और R दोनों असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, असर्शन कथन कारण वाले जो है दोस्तों, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस मैंने तैयार करवा लिए हैं, और इसे भी मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा पढ़ा करके। और इसके बाद क्लास नंबर 14 भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है दोस्तों। ये भी आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं, जो कि अभी वर्तमान में ट्रेंड पे आधारित हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ मैं ये सभी क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करा रहा हूँ, UGC नेट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कराते चल रहा हूँ। और साथ ही साथ जो आपका अदर राज्य के जो अलग अलग राज्य के जो सेट पेपर होते हैं वहाँ के क्वेश्चंस को भी मैं इसमें आप लोगों को कराते चल रहा हूँ, ताकि परीक्षा में यदि कहीं से डायरेक्टली उठाया जा रहा है क्वेश्चन तो वो भी आपसे फंस जाए, नहीं तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चल रहे हैं, क्वेश्चंस भी लगाते चल रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट है 90+ का वो पूर्ण होगा दोस्तों। सकारात्मक होकर के पढ़ाई करते चलिए। पेपर 1 को आप 1-2 घंटा पढ़िए, और पेपर 2 को 2-4 घंटा पढ़िए अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भाग 1 है शोध का कार्य, प्रकार, विशेषताएं और उसका उपागम, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के ऊपर। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की एक मुख्य विशेषता नहीं है। क्या बोल रहे हैं, शोध की विशेषता नहीं है, मुख्य विशेषता नहीं है। व्यवस्थित और नियंत्रित बिल्कुल है भाई, कंट्रोल रहना ही चाहिए आपका, और एक सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल होना ही चाहिए। तार्किक और वस्तुनिष्ठ, या फिर व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव दृष्टिकोण, या अनुभवजन्य प्रमाण। क्या उत्तर होगा दोस्तों, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपको पहले बताया हूँ जो शोध की मुख्य विशेषता है उसमें आपका ये व्यवस्थित रहेगा, ठीक है, साथ ही साथ नियंत्रित भी रहेगा, लॉजिकल भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, और आपका एम्पिरिकल भी रहेगा। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक में उसकी जो विशेषता है उसमें क्या क्या आ सकते हैं, A आएगा, ऑप्शन B आएगा, ऑप्शन D आएगा, लेकिन ऑप्शन C नहीं आएगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वह शोध जो किसी तत्काल समस्या, बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, तत्काल समस्या के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर किया जाता है। तो मैंने बोला तत्काल कुछ आ गया तो आप क्या करेंगे दोस्तों, एक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो एक्शन आ जाएगा आपका क्रियात्मक शोध, ऑप्शन नंबर B। आप लोग से भी बनते चलेगा, देखिएगा क्वेश्चंस हम ना जैसे पढ़े हैं उसके हिसाब से यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लगाते चल रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अगले वीडियो में और बढ़ेगा, उसके बाद और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। लगभग हर यूनिट से हम लोग 100 से 150 प्रश्न करते चल रहे हैं, 150-200 कभी इस प्रकार से हो गया। यूनिट 1 का हमने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था, लेकिन लगभग मान के चलिए 100 से 150 प्रश्न हम करते चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 2 से 3 हज़ार प्रश्न हम लोग एग्जाम से पहले सॉल्व कर लेंगे, और जब आपकी मैराथन क्लासेस चलेगी टेस्ट के बाद तो उसमें और क्वेश्चंस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पॉजिटिविटीज़म की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोल रहे हैं। पॉजिटिविटीज़म किसमें बिलीव करता है, देखिए पहला ऑप्शन है कि सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए गुणात्मक तरीकों पर जोर देता है, गुण की बात कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति और मात्रात्मक क्वांटिटेटिव डेटा का समर्थन करता है। इसके अनुसार ज्ञान पूरी तरह से व्यक्तिपरक होता है,
या ये केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर विश्वास करता है? भाई ऐतिहासिक तथ्यों पर तो ये बात नहीं करता, पहला चीज। और ज्ञान पूरी तरह से व्यक्तिपरक होता है, ये भी गलत बात बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर वन क्या बोल रहा है? ये सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए गुणात्मक गुण की बात तो कौन करता है? आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म करता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये पूरा डेटा पे आधारित होता है और रियल फैक्ट्स पे आधारित होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो पॉजिटिविटीज में है वो आपका रियल फैक्ट्स पे आधारित होता है, डेटा पे आधारित होता है, और ये साइंटिफिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविज्म। अभी बताया मैं आपको, जस्ट उल्टा होगा किसका? पॉजिटिविज्म का। इसके अनुसार शोधकर्ता को कैसा होना चाहिए? पूर्णतः तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होना संभव है। वास्तविकता को कभी भी पूरी तरह से और सटीक रूप से नहीं जाना जा सकता, ये कह रहे हैं। शोध केवल प्रयोगशाला के भीतर ही किया जाना चाहिए, या फिर सामाजिक मूल्यों का शोध में कोई स्थान नहीं होता। भाई ये तो पाप हो जाएगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म तो यही बात कहता है कि सामाजिक मूल्यों का शोध में कोई स्थान होगा ही होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपका पूर्णतः तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ये संभव है? नहीं, ये भी गलत बात है। ये तो आपका सब्जेक्टिव होना चाहिए, बोलता है ऐसा, ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, शोध केवल प्रयोगशाला के भीतर किया जाना चाहिए, ये भी गलत बात है, कहीं भी हो सकता है, ये बोल रहे हैं। वास्तविकता को कभी भी पूरी तरह से सटीक रूप से नहीं जाना सकता, यही पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। जो लोग क्लास सीक्वेंस से पढ़ते आ रहे होंगे ना, क्लास नंबर 1 से, उनका पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर होते चल रहा होगा, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा होगा। ठीक है। जब एक शोधकर्ता स्थापित सिद्धांतों के आधार पर एक नए नए निष्कर्ष या परिकल्पना विकसित करता है, तो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक शोधकर्ता, एक रिसर्चर नया स्थापित कर रहा है सिद्धांत को, और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? एक सिद्धांत है ना, एक प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल से क्या कर रहा है? आपका एक नया आपका परिकल्पना कर रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहा है या किसी उदाहरण की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या, कौन सा मेथड हो गया? तो आपका ये डिडक्टिव मेथड हो गया। डिडक्टिव मतलब क्या हो गया? आपका जनरल टू आपको स्पेसिफिक हो गया। ठीक है। डिडक्टिव मेथड में आपका क्या हो गया? सिद्धांत से उदाहरण की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका पूर्ण रूप से सही होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये एक सिद्धांत के आधार पर नए निष्कर्ष की ओर चल रहा है, एक नया कंक्लूजन निकाल रहा है किसी सिद्धांत से। तो ये आपका डिडक्टिव अप्रोच है। जबकि इंडक्टिव में क्या उल्टा होता है? उदाहरण से हम लोग किसमें चलते हैं? सिद्धांत की ओर चलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी समस्या के व्यवहारिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए नए सिद्धांतों को लागू करने वाला शोध क्या कहलाता है? किसी समस्या के व्यवहारिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए नए सिद्धांतों को लागू करने वाला शोध क्या कहलाता है? बुनियादी शोध, अनुप्रयुक्त शोध, अप्लाइड रिसर्च, या वैचारिक शोध, या गुणात्मक शोध? बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? अनुप्रयुक्त शोध, जिसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी समस्या के व्यवहारिक और व्यवसायिक उपयोग के लिए जो नए सिद्धांत को लागू करने वाला जो शोध, वो क्या कहलाता है? अप्लाइड हो गया। ठीक है। क्या करेंगे? नए सिद्धांत को लागू करेंगे तो वो अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो नए सिद्धांत को लागू करना क्या कहला रहा है? आपका अप्लाइड रिसर्च। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध, जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किस चर वेरिएबल में शोधकर्ता द्वारा हेरफेर मैनिपुलेट किया जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल? आश्रित चर, नियंत्रित चर, बाह्य चर, या आपका स्वतंत्र चर? ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो आपका जो प्रयोगात्मक जो शोध है, प्रयोगात्मक आपका रिसर्च में किस चर का वेरिएबल शोध करता है, हेरफेर कर सकता है दोस्तों? तो सही उत्तर है जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोल रहे हैं हम लोग स्वतंत्र चर। ठीक है ना। जो स्वतंत्र चर रहेगा उसी पर ही आपका कौन कर सकता है? चेंज, रिसर्चर कर सकता है। ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कार्य उत्तर शोध, जिसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, मुख्य रूप से किस पद्धति के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ है प्रश्न ये भी ना, है ना। कार्य उत्तर शोध जो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मुख्य रूप से किस पद्धति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपका प्रयोगात्मक पद्धति, विवरणात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, या दार्शनिक पद्धति? सही उत्तर है दोस्तों आपका विवरणात्मक पद्धति, जिसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब आप बोलेंगे सर थ्योरी क्लास में तो इसको पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मैं आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों बताता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका थ्योरी में अगर छूट गया कोई सा पॉइंट, तो उसको मैं आपका एमसीक्यू में भी कवर करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो एक प्रकार का क्या है दोस्तों? रिसर्च है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? घटना के जो घटित होने के बाद इसका प्रयोग करते हैं, तभी इसका नाम है एक्सपोस्ट। मतलब क्या हो गया, याद रखेंगे इसको। घटना जो है, मतलब कोई सा मान लीजिए कोई घटना घट गई,
तो घटना के आपके घटित होने के बाद इस रिसर्च को किया जाता है। ये एक प्रकार का ऐसा आपका शोध है, जो रिसर्च है, जिसमें शोधकर्ता किसी पहले से जो घटना घट चुकी है ना, उसके कारणों का क्या करता है पता लगाने के लिए, उसके पीछे की जो आपके कारण है उसको अध्ययन करता है, जिसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अध्ययन करता है ना। और इसमें चर जो है आपके जो वेरिएबल्स हैं उसको बदल नहीं सकते, ठीक है, चरों में बदलाव नहीं होगा इसमें। और इसको बस मेन कारण है क्या कि घटना के पीछे का मुख्य कारण देखना है ना। देख, इसका जो मुख्य उद्देश्य इस रिसर्च का वो ये देखना है कि इस घटना के पीछे क्या कारण था, ठीक है। याद रखेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मुख्य रूप से किस पद्धति के अंतर्गत आएगी, तो आपको याद रखना है विवरणात्मक पद्धति, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेथड, देखिए डिस्क्रिप्टिव मेथड में जो आपका मुख्य रूप से जो ये नियम है, जो ये मेथड पद्धति है डिस्क्रिप्टिव, इसमें जो शोध करता है वर्तमान या भूतकाल की क्या करता है स्थिति को केवल वैसा ही रिपोर्ट कर सकता है जैसे कि वो घटित हुई है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मुख्य नियम ही है ये कि जो चीज़ घटित हुई इसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है ना, इसको डिस्क्रिप्शन रूप से शो करना है। इसलिए शोधकर्ता इसमें कोई भी आपके जो चर है इसमें फेरबदल नहीं कर सकता, ठीक है। जो तथ्य है उसको जो कहते हैं इसमें बताता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे एक्स फैक्टो में आपके चरों पे कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्राथमिक स्रोत जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सोर्सेस, जैसे मूल दस्तावेजों, पत्रों और मौखिक इतिहास का मूल्यांकन की शोध पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है। जो आपका प्राइमरी सोर्सेस हैं, मूल दस्तावेज है ना, पत्र हो गए, मौखिक इतिहास या मूल्यांकन किस शोध पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण है? गुणात्मक शोध, सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। दस्तावेज हो गया, जो पत्र हो गया, आपके मौखिक जो इतिहास है ना, ये मूल्यांकन किस शोध पद्धति में काम आएगा सबसे ज्यादा? हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा। यही तो प्राइमरी सोर्स है हिस्टोरिकल रिसर्च का। जो अतीत में घटित हुई घटना है उसका जो भी लिखा जोखा है, दस्तावेज है, जानकारी है, वो सब हिस्टोरिकल रिसर्च का हिस्सा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक शोध जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की है? क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, क्वांटिटेटिव की नहीं, क्वालिटेटिव। ऑप्शन देखिए, ये मुख्य रूप से सांख्यिकी विश्लेषण पर निर्भर करता है, गलत। इसमें बड़े प्रतिदर्श लार्ज सैंपल साइज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, ये गहराई से समझने और वर्णनात्मक व्याख्या नैरेटिव डिस्क्रिप्शन पर केंद्रित होता है। या ऑप्शन डी, ये पूरी तरह से निगमनात्मक अर्थात डिडक्टिव होता है। क्या बोल रहे हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च की यहाँ पर कौन सी विशेषता है या फिर इसकी गुणात्मक शोध में कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। क्यों? क्योंकि ये गहराई से समझने वाली जो आपके इमोशंस हो गए, जो इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, वर्णनात्मक व्याख्यान है, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन वाले, इस पर आपका क्वालिटी वाले रिसर्च होते हैं। क्वालिटी रिसर्च के इसके अंतर्गत आने वाली जो बातें हैं वो यही है कि आपको इसको गहराई से समझना है ना। इसमें किसी प्रकार का सांख्यिकी विश्लेषण नहीं रहता है, कोई से सैम्पलिंग साइज भी नहीं दिया जाता इसमें, है ना। इसमें डायरेक्टली आपका वर्णनात्मक व्याख्या और जो गहराई से समझने पर ही ये आपका केंद्रित होता है। कौन सा? आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, मात्रात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च का मानवीय अनुभव को गहराई से समझना, गलत बात है। अनुभव कोई तो कोई बात ही नहीं इसमें। चरों के बीच संबंधों को मापना और सांख्यिकी निष्कर्ष निकालना, ओके, इट कैन बी पॉसिबल, यही आंसर सही लग रहा है। अगला देखिए, ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्ण निर्माण करना, ये गलत है। बिना किसी डेटा के नए सिद्धांत का निर्माण करना, भाई क्वांटिटेटिव मतलब आपको डेटा चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है यहाँ पर, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्वालिटी आप समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट घटना या परिस्थिति का वर्तमान समय में गहन अध्ययन करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऐतिहासिक विधि हो गया आपका, या फिर आपका क्रियात्मक शोध, या फिर प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल, या फिर आपका एकल अध्ययन विधि, ठीक है। किसी विशिष्ट घटना या परिस्थिति का वर्तमान समय में गहन अध्ययन, तो वर्तमान समय में जो गहन अध्ययन करेंगे तो वो केस स्टडी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसके अंतर्गत आएगा आपका ये केस स्टडी, एकल अध्ययन विधि। किसी भी परिस्थिति या किसी घटना पर जो वर्तमान समय में गहन अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? आपका केस स्टडी कहलाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, शोध प्रक्रिया का तार्किक रूप से पहला चरण। शोध प्रक्रिया का तार्किक रूप से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? आप सभी को पता होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया था, फ्लो चार्ट भी बता दिया था इसका, क्यूब चार्ट। शोध समस्या की पहचान और सूत्रीकरण करना, डेटा का संग्रहण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, या शोध रिपोर्ट लिखना। आप सभी बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम का हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है, ठीक है।
आपको शोध प्रक्रिया का पूरा चरण बता दिया था। पहला तो आपको ये दिख गया, आंसर ए है, ठीक है। पहला स्टेप तो आपको यही हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है, जो आंसर है सही। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ द आपका प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहचानेंगे, उसका सूत्रीकरण करेंगे। इसके बाद दूसरा जो विकल्प था, दूसरा जो स्टेप होता था, वो क्या करते थे हम लोग, लिटरेचर मतलब कि साहित्य की समीक्षा करेंगे, साहित्य की समीक्षा, ठीक है। तीसरा जो था हम लोग क्या करते थे दोस्तों, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, है ना, परिकल्पना करना। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। चौथा स्टेप जो होता था वो हम लोग क्या करते थे, इसका डिज़ाइन बनाना, मतलब कि खाका तैयार करना, खाका जो है आपका डिज़ाइन। इसके बाद पांचवा जो स्टेप होता था वो आपका क्या था, सैम्पलिंग करना होता था, ठीक। छठवां जो स्टेप होता था वो डेटा का कलेक्शन था, डेटा कलेक्शन, डाटा का संग्रहण करना। सातवां फिर डाटा का एनालाइज करना होता था, ठीक है। लास्ट कौन सा था आपका, थीसिस, ठीक है, रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट राइटिंग भी बोलते हैं। तो ये आपके शोध के जो चरण है ये पूरे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अभी भी बता दे रहा हूँ दोस्तों। पहले है आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू, फिर आपका फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस, फिर डिज़ाइन, और देन सैम्पलिंग करना, सैम्पलिंग, फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस, और उसके बाद थीसिस, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, शोध में साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। शोधकर्ता की भाषा शैली को सुधारना गलत बात है, संदर्भों की संख्या बढ़ाना ये भी गलत बात है, डेटा विश्लेषण की जटिलता को बढ़ाना गलत बात है, विषय के क्षेत्र में मौजूदा ज्ञान अंतराल, रिसर्च गैप की पहचान करना। पहले भी बताया हूँ, इसका आंसर यही सही होगा, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू जो पुराना जो जानकारी प्राप्त है और जो वर्तमान में जो आपका जो रिसर्चर है उसके पास जो जानकारी, उसके बीच में जो गैप, रिसर्च गैप, इसके बारे में क्या है दोस्तों, पहचान करना है। नेक्स्ट है आपका शोध परिकल्पना, रिसर्च जो हाइपोथेसिस है, सरल शब्दों में कैसे परिभाषित किया जा सकता है। शोध का अंतिम जो है निष्कर्ष, चरों के बीच संबंधों का एक अस्थायी अंतिम कथन, टेंटेटिव स्टेटमेंट हो गया, या फिर डेटा संग्रह का एक उपकरण है, या फिर संदर्भ ग्रंथ सूची का हिस्सा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, चरों के बीच संबंध का एक अस्थायी और अंतिम कथन ही क्या है, हाइपोथेसिस से परिकल्पना है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है ना। एक अंतिम कथन है एक प्रकार का, ये एक अस्थायी है, और एक अंतिम कथन है, टेंटेटिव स्टेटमेंट है कि इसका रिजल्ट ये हो सकता है। इसी को बोलते हैं फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस। कौन सा स्टेप है दोस्तों, ये तीसरा स्टेप है। अगला है, यदि कोई शोधकर्ता अपनी जनसंख्या, यदि कोई शोधकर्ता अपनी जनसंख्या पॉपुलेशन के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान अवसर देता है, ठीक है। यदि कोई शोधकर्ता अपनी जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान अवसर देता है तो उसे किस प्रकार की प्रतिदर्श सैंपलिंग विधि का उपयोग करना चाहिए। यादृच्छिक प्रतिदर्श, संप्रयोजन प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श या स्नोबॉल प्रतिदर्श, रैंडम सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग या स्नोबॉल सैंपलिंग। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आया वो प्रश्न है, ठीक है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, यादृच्छिक प्रतिदर्श, रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। यदि कोई शोधकर्ता अपनी जनसंख्या पॉपुलेशन के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान अवसर दे रहा है, प्रत्येक सदस्य को, है ना, चुने जाने का समान अवसर दे रहा है, तो उसे किस प्रकार की प्रतिदर्श के अंतर रखेंगे, तो सैंपलिंग, किस सैंपलिंग के अंतर्गत आ रहा है, तो रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत आ रहा है वो। नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना, जिसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, को कब अस्वीकार, रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस मतलब कोई भी प्रकार का आपका परिकल्पना नहीं है, कब अस्वीकार किया जाएगा, जब शोधकर्ता के पास कोई डेटा ना हो, ठीक है। दूसरा देखिए, जब सांख्यिकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि चरों के बीच वास्तविक अंतर या संबंध मौजूद है। यही सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नल हाइपोथेसिस कब अस्वीकार किया जाएगा, जब सांख्यिकीय साक्ष्य यह दर्शाएगा कि चरों के बीच वास्तविक अंतर या संबंध एक प्रकार का मौजूद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शोध रिपोर्ट के अंतिम चरण में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, परिकल्पना का निर्माण, अनुसंधान डिजाइन का चयन, निष्कर्ष और भविष्य के लिए सुझाव, कंक्लूजन एंड द रिकमेंडेशंस, और ऑप्शन डी, साहित्य की प्रारंभिक समीक्षा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी, जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे निष्कर्ष और भविष्य के लिए सुझाव, कंक्लूजन एंड द रिकमेंडेशंस। किसे शामिल किया जाएगा अंतिम चरण में, आपका कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस को। नेक्स्ट है शोध संदर्भ में एपीए, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए आया हुआ प्रश्न है ना, ये जो मैं कुछ क्वेश्चन अभी लिया हूँ, आपको सरल जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस कौन कौन से, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ पीर एनालिसिस, अप्लाइड साइकोलॉजिकल एजेंसी, एकेडमिक पब्लिकेशन एसोसिएशन। सही उत्तर क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। देखिए जितना भी क्वेश्चन है या जितना भी आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, या जो भी नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये डेली एकदम फ्रेश कंटेंट आप लोगों को बना करके पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मेरे खुद के नोट्स हैं,
पहले जो पढ़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं 3-4 बुक अभी नया लिया हूँ, उससे आप लोगों को यहाँ पे सभी क्वेश्चंस कराते चल रहा हूँ। ठीक है, जो यूजीसी नेट में आए हुए हैं, जो अदर स्टेट्स में आए हुए हैं, सभी चीज़ का यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, सार मिल रहा है। सबका समराइजेशन यहाँ पे मैं कंपाइल करके पढ़ा रहा हूँ। तो जितना भी सेशन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पेपर 1 के लिए काफ़ी डेडिकेटेड हूँ सभी के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे अभी पेपर 1 ही पढ़ा रहा हूँ। पेपर 2 का मैं अभी कोई सब्जेक्ट यहाँ पे शुरू नहीं किया हूँ। पेपर 1 को लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा स्कोर कर लें आप लोग, है ना। इसीलिए मैं पेपर 1 के लिए यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सकता है क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और समय से पहले आपका रिविजन सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, ताकि आपका रिविजन समय पे हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक और मानविकी ह्यूमैनिटीज विषयों के शोध में आमतौर पर किस संदर्भ रेफरेंस स्टाइल का उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा? किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे हैं। आप लोगों को तुरंत आंसर क्लिक करना चाहिए जब अगर आपने पुरानी क्लास देखा है, क्लास नंबर 10-11, तो एपीएस शैली हो गया, शिकागो शैली हो गया, IEEE शैली हो गया, या हार्वर्ड शैली हो गया। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? आपका ऐतिहासिक और मानविकी की बात कर रहा है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा आपका? शिकागो शैली होगा इसका। ठीक है, शिकागो शैली में आपको ह्यूमैनिटीज की बात किया गया है। शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल और एमएलए शैली इसके अंतर्गत दोनों आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एमएलए भी आ रहा है इसमें और आपका शिकागो भी आ रहा है, पढ़े अपन पिछली क्लास में। नेक्स्ट है रिसर्च आर्टिकल, शोध आलेख का प्रारूप में सार जो एब्स्ट्रैक्ट का महत्व क्या होता है? ठीक है, शोध आलेख में रिसर्च आर्टिकल के प्रारूप में सार जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका महत्व क्या होगा? ये पूरे शोध का विस्तृत डेटा का सेट प्रस्तुत करता है, ये शोध के बजट का विवरण देता है, ये केवल संदर्भ की सूची होती है, या ये पूरे शोध पत्र का एक संक्षिप्त और संपूर्ण सारांश होता है? क्या होगा दोस्तों सही उत्तर? ये पूरे शोध पत्र का एक संक्षिप्त और संपूर्ण सारांश होता है, जो आपका एक्सट्रैक्ट और सार निकल के आता है। वो तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शोध प्रबंध जिसको बोलते हैं हम लोग थीसिस, लेखन के अंत में जोड़ी जाने वाली जो संदर्भ ग्रंथ सूची है, जिसको हम लोग बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी। संदर्भ ग्रंथ सूची को बिब्लियोग्राफी भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शोध की कुल पृष्ठों की संख्या बढ़ाना। अरे भैया गलत बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उन सभी स्रोतों को श्रेय देना जिनका उपयोग शोध के दौरान किया गया है। एग्जैक्टली, बिब्लियोग्राफी में क्या बताया जाता है दोस्तों? उन सभी स्रोतों, जो भी सोर्स हैं उसको श्रेय देंगे जिनका उपयोग शोध के दौरान किया जाएगा। ठीक है, जो भी सोर्सेस हैं और जो भी जिनसे भी ये स्रोत प्राप्त हुआ है ना, उसको यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, उसको यहाँ पे श्रेय दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है मुख्य रूप से शोध में डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है? डेटा को एनालाइज करेंगे तो पावर पॉइंट नहीं होगा भाई, फोटोशॉप नहीं करेंगे। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। सही उत्तर क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। ये एक प्रकार का डेटा विश्लेषण है दोस्तों, जो कि आपका मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपका डेटा एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शोध में उरकुंड और टर्निटिन जैसे सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उपयोग क्या होता है? ओरिकिंड है ना, और टर्निटिन जैसे सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उपयोग किस लिए किया जाता है? सांख्यिकी गणना के लिए नहीं, ग्राफिक्स डिजाइन के लिए नहीं, आपका संदर्भ प्रबंधी रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए नहीं, ये साहित्यिक जो चोरी होती है प्लेजरिज्म, इसकी जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, प्लेजरिज्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रबंधन उपकरण जो होता है, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, जो आईसीटी के अंतर्गत आता है? मेंडले, SPSS, पाइथन और एक्सेल। तो एक्सेल तो आपको पता है स्प्रेडशीट है एक प्रकार का। पाइथन एक लैंग्वेज है दोस्तों, जो कि अभी वर्तमान में बहुत ही ट्रेंडिंग पे है, इस पे पूरा कोडिंग करके प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है। SPSS जो आपका स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस एक प्रकार का डेटा है। ये मेंडले इसका सही उत्तर है, मेंडली। जो मेंडली है दोस्तों, इसे याद रखें, ये आपका रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है एक प्रकार का, जो कि आईसीटी के अंतर्गत आ रहा है, संदर्भ प्रबंधन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शोध के प्रारंभिक चरण जो होते हैं साहित्य समीक्षा में आईसीटी का शोधकर्ता की किस प्रकार का मदद करता है? शोध के जो प्रारंभिक चरण साहित्यिक समीक्षा में आईसीटी शोधकर्ताओं की किस प्रकार मदद करता है? यह शोध के लिए सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करता है? गलत बात है भाई। ये ऑनलाइन डेटाबेस जैसे कि आपका शोध गंगा, गूगल स्कॉलर के माध्यम से शोध पत्रों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। सही उत्तर क्या होगा? यही होगा दोस्तों, है ना। प्रारंभिक चरण में शोध के आईसीटी शोधकर्ताओं की किस प्रकार मदद करेगा? जैसे शोध गंगा हो गया, गूगल स्कॉलर की मदद से क्या करेगा? शोध जो पत्र है उसको आसानी तरीके से पहुंचाएगा, जानकारी एकत्र करेंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है, टाइपिंग कर देता है, ये स्वचालित रूप से गलत है। नेक्स्ट है, शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स। इसका संबंध मुख्य रूप से शोध प्रक्रिया के किस चरण से सबसे अधिक होता है? रिसर्च एथिक्स जो होते हैं
शोध की जो नैतिकता होती है इसका संबंध मुख्य रूप से शोध प्रक्रिया के किस चरण से सबसे अधिक होता है? शोध समस्या के चयन से, शोध के शीर्षक के निर्धारण से, शोध प्रबंधन की बाइंडिंग से, या डेटा संग्रहण, विश्लेषण और निष्कर्षों की रिपोर्ट से? सही क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी, डेटा संग्रहण, विश्लेषण और निष्कर्षों की रिपोर्टिंग से। शोध की जो नैतिकता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? शोध प्रक्रिया के डेटा संग्रहण, विश्लेषण और निष्कर्षों की रिपोर्टिंग से है। अगला देखिए, किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, शब्दों या शोध परिणाम को बिना उचित श्रेय दिए अपने नाम प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? प्लेजरिज्म, डेटा कंपाइलेशन, अकादमिक स्वतंत्रता या संदर्भ लेखन? अगर उसको बिना उचित श्रेय दिए आप करेंगे दोस्तों, तो आपको मैं बताया हूँ कि आपको पनिशमेंट भी दिया जाता है। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? प्लेजरिज्म, साहित्य की चोरी हो रही है दोस्तों। आपने उसका डेटा ले लिया, उसका जो भी आपने थीसिस जो भी उसने किया था सामने वाले व्यक्ति ने, उसका आधार बना के आपने अपना रिसर्च को पूरा किया और उसको क्रेडिट नहीं देंगे तो ये साहित्यिक चोरी कहलाएगा। ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना होगा और आपको बकायदा आपके जो थीसिस, जो आपका शोध वाला चीज है ना, थीसिस में आपको मेंशन करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा उनका। नेक्स्ट है, शोध में डेटा का जो मिथ्यकरण जिसको बोलते हैं फाल्सिफिकेशन ऑफ डेटा करने से क्या तात्पर्य है? फाल्सिफिकेशन, मिथ्यकरण, नए और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना गलत, मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा या शोध निष्कर्ष को हेरफेर करना या बदलना ही फाल्सिफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, डेटा को केवल नहीं, डेटा को सार्वजनिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे, शोध में शामिल मानव प्रतिभागियों, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रति नैतिक जिम्मेदारी के तहत कौन सा सिद्धांत सबसे अनिवार्य होता है? शोध में शामिल मानव प्रतिभागी, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स की प्रति नैतिक जो जिम्मेदारी के तहत कौन सा सिद्धांत सबसे अनिवार्य है? उनकी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करना, उनसे जबरन डेटा एकत्र कराना, या उन्हें शोध के परिणामों से दूर रखना, या सूचित सहमति, इन्फॉर्म कंसेंट और गोपनीयता बनाए रखना? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सूचित सहमति और गोपनीयता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, शोध में जो शामिल जो मानव प्रतिभागी है, जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स है, उसके प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी ये होता है ना, कि उनकी जो सूचित सहमति, जो इन्फॉर्म कंसेंट और उसको गोपनीयता बनाए रखते हैं दोस्तों। सबसे अनिवार्य पार्ट है ये चीज। ठीक है, तो आज का सेशन को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आज हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा, जो हो सकता है आपको सरल लगा हो, लेकिन एग्जाम्स में आए हुए थे प्रश्न, तो मैं इसको कराया हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं आपको 2 या 3 वीडियो और लेके आऊँगा, जो कि यूनिट 2 पर ही बेस्ड रहेगा, जिसमें हम लोग मोस्टली जो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कथन कारण वाले, उसको करेंगे दोस्तों। ये थोड़ा लंबा जाएगा, है ना, और ये पूरा आपके कथन कारण के ही ऊपर बने हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो गई अगला सेशन, क्लास नंबर जो ये शायद 13 है ना, क्लास नंबर ये 13 रहेगा। क्लास नंबर 14 भी आपको इसी पर ही आधार पे मिलेगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहेंगे बहुत ज़्यादा, इसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो एक और नोट आएगा, जो एक और क्लास आएगा, क्लास नंबर 15 संभवतः, वो भी आपका क्या रहेगा दोस्तों? सेशन बेस्ड ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका यूनिट 2 फिर खत्म हो जाएगा आपका। और ध्यान रखिए दोस्तों कि जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड ही है। मतलब कि एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, वही कंटेंट मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आपको पूरे बुक्स का जो सार निकाल करके मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, कंक्लूजन जो है और जो परीक्षा में बन सकते हैं, वो सभी चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इधर उधर और भटकने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये बुक खरीद लेता हूँ, मैं वो बुक खरीद लेता हूँ। हाँ, एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप अगर और क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो और आप बुक्स परचेस कर सकते हैं। हालांकि जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के महामैराथन क्लासेस लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग 100-200 सेशन करते चलेंगे क्वेश्चंस के। तो वो भी आए हुए प्रश्न हैं, वो भी बुक्स के प्रश्न रहेंगे, है ना, और वो भी यूजीसी नेट और अदर स्टेट का हुआ क्वेश्चन ही रहेंगे। तो एक बार हमारा लक्ष्य है कि जैसे ही आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जितनी जल्दी 10 से 15 सितंबर के अंतर्गत, उसके बाद हम लोग हर दिन महत्वपूर्ण प्रश्न और करते चलेंगे। अभी तो मेरा टारगेट है मुख्य रूप से सिलेबस आपका एक बार कंप्लीट हो जाए। एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको एक अंदर से अपने पर कॉन्फिडेंट आएगा, एक बिलीव आएगा कि हाँ, मेरा एक बार सिलेबस हो चुका है, अब मैं इसको बार बार रिविजन करूंगा और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन लगाते चलूँगा। तो इस हिसाब से आपको ना देखिएगा, मैं बता रहा हूँ 90+ आप लोग स्कोर करेंगे। जैसे अभी सब ऑडिटर का एग्जाम हुआ था, सब ऑडिटर के लिए भी मैंने पढ़ाया था दोस्तों, और सब ऑडिटर में 2-3 लोगों का चयन भी हुआ है जिन्हें मैं पढ़ाया था। उन्हें भी मैंने बहुत क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया था, और ज़्यादा लोग नहीं जुड़े थे, उसमें भी 400-500 लोग मेरे से जुड़े हुए थे, और उसमें से 2-3 लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट भी है, उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो उन लोगों ने भी अच्छा मेहनत किया, जिस हिसाब से मैं उनको बताते हुए चला था। तो आप लोग भी उसी हिसाब से चलते चलिएगा, और सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। जिस चैप्टर को मैं ज़्यादा फोकस करके पढ़ा रहा हूँ, उसको ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बस यही कहूँगा। और आप लोग जिन्हें भी पीडीएफ नोट्स अभी भी लेना है दोस्तों, वो ले सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। नोट्स बनाने में समय ज़्यादा व्यतीत ना करें। पीडीएफ अगर लेना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8962530503 नंबर पर, 8962530503 पर
मैसेज करेंगे और नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी लोगों ने नोट्स परचेस किया और वो सही ढंग से तैयारी भी करते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि उन लोग रिवीजन भी प्रॉपर करते चल रहे हैं, ठीक है। तो वन लाइनर भी दे दिया जाएगा, उनको बता देता हूँ। जिन्होंने भी पीडीएफ नोट्स लिया है, वन लाइनर तैयार हो रहा है। यूनिट 1 का वन लाइनर तैयार हो गया, आपको अभी दिखाया था मैंने। यूनिट 1 आपको दे दिया जाएगा। इसी प्रकार हर यूनिट का वन लाइनर तैयार हो रहा है दोस्तों, वो भी आपको दिया जाएगा। प्लस 5 टेस्ट देंगे आप लोगों को। 5 टेस्ट पेपर्स जो हैं आपके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये दिया जाएगा। प्लस जो आपके थ्योरी के जो नोट्स हैं हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो थ्योरी और एमसीक्यूज, ये सभी नोट्स आपको दिया जा रहा है दोस्तों। तो जिन्हें परचेस करना है वो परचेस कर सकते हैं। आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा, व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है। चलिए तो फिर यहीं आज का सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। दिल लगा के पढ़िए और सकारात्मक रहिए, आपका चयन कंफर्म होगा। बस पॉजिटिव होकर के एक प्रॉपर वे पे तैयारी करते चलिए। जैसे मैंने बताया 1-2 घंटा 2-3 घंटा आप देते चलिए पेपर 1 को, 3-4 घंटा या 2-3 घंटा जैसे आपके पास समय है उसे आपसे पढ़ते चलिए। पेपर 2 को दीजिए, आपके सफलता निश्चित होगी दोस्तों, ठीक है। सकारात्मक रहिए। और मैं जैसे क्लासेस की टाइमिंग की बात करूँ तो देखिए क्लास की जो मेरी टाइमिंग है वो सुबह 11:11 में हमने रखा है दोस्तों। इसमें यदि नहीं हो पाता है, यदि नहीं हो पाया तो हम इसको 5:30 बजे शाम को प्रसारित करते हैं, ठीक है। और इसमें भी नहीं हो पाया तो ये मान के चलिए आधा 1 घंटा डिले होगा, 6 साढ़े 6 बजे तक आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि मेरा भी अदर पर्सनली बहुत सारे काम रहते हैं, तो इस वजह से आपकी डिले हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन डेली हमारा वीडियो आ रहा है दोस्तों, डेली आप लोगों के लिए हम यहाँ पे निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल पर बने रहेगा और अधिक से अधिक लोगों तक बने तो शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक चीज़ों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। अभी जैसे कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, ठीक है, किसका, सब इंस्पेक्टर मेंस, है ना। सभी का अभी रिजल्ट आया दोस्तों कल की डेट में। उन लोगों को जिनका चयन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। इनके लिए भी हम लोग अभी निःशुल्क क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो जो आपके दोस्त हैं सब इंस्पेक्टर वाले जो तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर भर्ती के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस आप लोगों को दी जाएंगी जल्द ही, ठीक है। ऑलरेडी जो क्लासेस बनी हुई है इसको तो पढ़ते चलिए, और जो साथ ही साथ अभी और फ्रेश वीडियोस आएंगी टीचर भर्ती के लिए उसको भी आप लोग पढ़ते चलिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर से करें, कमेंट करें दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।